नमस्कार साथियों, मैं सचिन गुप्ता आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग आपके यूट्यूब पेट के आगामी परीक्षा के संबंध में मॉडल टेस्ट नंबर 3 का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने आपके लिए पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया था और उससे भी पहले हमने आपके लिए मॉडल टेस्ट नंबर 1 और मॉडल टेस्ट नंबर 2 को कंप्लीट कराया था। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक उन टेस्ट को नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं और इस सीरीज का लाभ उठा सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए तथा अधिक से अधिक शेयर करिए जिससे अन्य छात्रों को भी इस श्रृंखला का लाभ मिल सके। चलिए बिना किसी देरी के आज हम लोग पार्ट 2 मॉडल टेस्ट नंबर 3 का शुरुआत करते हैं और सवाल नंबर 31 देखते हैं। इससे पहले हमने आपके लिए सवाल नंबर 30 सेट नंबर 1 में करा दिए थे। तो आज का सवाल नंबर 31 का है हमारा, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? और ऑप्शन है बच्चों आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सरदार बलदेव सिंह और जॉन मथाई। तो बच्चों भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे स्वतंत्रता के बाद? तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बच्चों भारत के पहले विदेश मंत्री थे। इसके साथ साथ ये पहले भारत के पीएम भी थे। क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया हमारा ऑप्शन 31 सवाल नंबर। और ये पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री थे बच्चों। कौन थे? कानून मंत्री। क्लियर है? वही बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। और रेलवे व परिवहन मंत्री है बच्चों जॉन मथाई, रेलवे व परिवहन। क्लियर है? तो पहले विदेश मंत्री थे बच्चों जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री और जॉन मथाई रेलवे मंत्री। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 32 देखते हैं। 1992 में किस संविधान संशोधन द्वारा 3 और भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो जो आपके ऑप्शन है यहाँ पे 21वां एंड 21, 92 यानी 92, 71वां और 72वां। तो चलिए बच्चों जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी 71वां संविधान संशोधन के द्वारा बच्चों भारत में 3 भाषाओं को जोड़ा गया। इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाएं थी जो इस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। क्लियर है बच्चों? वहीं 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से बच्चों सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कौन सी भाषा? सिंधी। और 92 के द्वारा 4 भाषा जोड़ी गई। इनमें थी बच्चों बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। क्लियर है बच्चों? आपको मैंने डिटेल में बताया आपको। 71वें के द्वारा 3 जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 21वें के द्वारा सिंधी जोड़ी गई और 92 संशोधन के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। चलिए आगे बढ़ते सवाल नंबर 33 देखते हैं। हमारा सवाल नंबर 33 है हमारा, निम्नलिखित में से किससे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं बच्चों भाग 4 में, तो उसके संबंध में कहा गया है कि इनको कहाँ से भारत ने अपनाया है? तो आपके ऑप्शन से बच्चों फ्रांसीसी संविधान, भारतीय संविधान, स्पेनिश संविधान और यूएसए संविधान। तब जो सही तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यूएसए संविधान मतलब जिसे आज हम लोग रूस के नाम पे जानते हैं उसको हम लोग पहले कहते हैं यूएसएसआर। ठीक है? तो रूस के संविधान से हमने कहने हैं बच्चों भारतीय कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से जोड़ा गया है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है? और फ्रांस के संविधान से हमने बच्चों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को लिया है। क्लियर है? और वही 92 संविधान 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश से भारत में मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ठीक है? चलिए सवाल नंबर हम लोग 34 देखते हैं। और सवाल नंबर 34 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वैसे भारतीय संविधान की जारी सूची के अंतर्गत आता है? तो हमारे ऑप्शन है बच्चों बंदरगाह, रेलवे, कृषि और बैंकिंग। वैसे हमारे यहाँ 3 सूची मिलती है बच्चों। 3 सूची कौन कौन सी? सैनिक सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची।
तो जो संघ सूची पर जो कानून बनाता है वो संघ बनाता है, राज्य सूची पर राज्य बनाता है और संवर्ती सूची पर दोनों बनाते हैं। तो इसमें से पूछा गया कौन सा राज्य सूची का भाग है, तो बच्चों उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा कृषि। कृषि बच्चों राज्य सूची के अंतर्गत आता है, वहीं बंदरगाह, रेलवे, बैंक के तीनों संघ सूची का भाग है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 35 देखते हैं। सवाल नंबर 35 है हमारा, भारतीय संविधान के कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है। आपके ऑप्शन से बच्चों ऑप्शन नंबर ए भाग 12, ऑप्शन नंबर बी भाग 9, ऑप्शन नंबर सी भाग 10, ऑप्शन नंबर डी भाग 8। तो बच्चों सही उत्तर हो जाएगा हमारा 35 का, सवाल नंबर 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहता है बच्चों ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। ये भाग 9 बच्चों पंचायतों से संबंधित है, पंचायत। भाग 9 भाग 8 बच्चों यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, और भाग हमारा ये अस्तित्व संपत्ति से संबंधित है, और भाग 10 हमारा अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र यानी एसटी जनजाति क्षेत्र से संबंधित है हमारा भाग 10। ठीक है, क्लियर। तो भाग 8 यूटीज यूनियन टेरिटरीज, भाग 9 पंचायत, भाग 10 जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 36 देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 36 है हमारा, रॉबर्ट हुक ने खोज की। तो पूछा है रॉबर्ट हुक के द्वारा किस चीज की खोज की गई है, ये हमारा सवाल है सवाल नंबर 36। और सवाल नंबर 36 ऑप्शन है आपके बच्चों जीव द्रव्य, केंद्रक, कोशिका और परमाणु। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किसकी खोज की गई, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोशिका। ये कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। दे रहे बच्चों, वही बच्चों जीव द्रव्य की खोज बच्चों पुरकिंजय इनके द्वारा की गई थी, जीव द्रव्य की खोज। और रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका यानी सेल की माइक्रोस्कोप की सहायता से लकड़ी के छोटे टुकड़े पर छोटे छोटे कट्स देखे और उन्हें कोशिका नाम दिया। क्लियर है बच्चों। परमाणु की सिद्धांत बच्चों डाल्टन के द्वारा दिया गया था, इसके द्वारा दिया गया था बच्चों डाल्टन के द्वारा। और केंद्र की खोज बच्चों रॉबर्ट ब्राउन ने की है। किसने की है, रॉबर्ट ब्राउन। क्लियर हो गया। चलिए सवाल नंबर 37 देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 37 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है, कौन सा विषाणु जनित रोग है ये हमसे पूछा जा रहा है। और आपके ऑप्शन से बच्चों खसरा, बेरीबेरी, उपदंश यानी सिफिलिस और हेपेटाइटिस। तो बच्चों हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो बारिश के द्वारा रोग होता है उसका नाम है बच्चों खसरा, क्या है खसरा। खसरा बीमारी बच्चों बारिश के कारण होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मीजल्स। क्या बोलते हैं तो मीजल्स। ये बच्चों B1 विटामिन B1 की कमी से बच्चों बेरी रोग हो जाता है। हेपेटाइटिस विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी। और उपदंश सिफिलिस एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। क्लियर है। तो खसरा जो बारिश के द्वारा होता है, बेरी विटामिन डी की कमी से होता है, हेपेटाइटिस विटामिन डी की कमी से होता है, और उपदंश बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। क्लियर है। ये सवाल नंबर 38 देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 38 है हमारा, अधातु समानता विद्युत की कुचालक होती है। क्लियर है। हालांकि ग्रेफाइट विद्युत का एक सुचालक होता है, क्योंकि तो आपके ऑप्शन से बच्चों इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कार्बन कॉपर रूप है, यह भंगुर होता है, डी क्षार ऑक्साइड बनाता है। तो बच्चों आपके सही उत्तर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही ग्रेफाइट विद्युत का क्या हो जाता है बच्चों सुचालक बन जाता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं किसमें ग्रेफाइट में, जो कि विद्युत का सुचालक बनने का एक महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम लोग 39 देखते हैं। 39 क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। कुछ सदिश राशियां भी होती हैं जिनमें दिशा भी हो और परिणाम भी हो, परिमाण भी हो। ठीक
परिमाण। तो आपकी सदस्य राशि में से कौन कौन थे? दूरी, चाल, कार्य और भार, ये आपके ऑप्शन है। और सही तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा बच्चों? भार। ये हमारी एक सदस्य राशि है भार। बाकी तीनों दूरी, काल और चाल, ये दोनों बच्चों अदिश राशि है, क्योंकि इनमें दिशा नहीं होती। अदिश राशि। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 40 देखते हैं। सवाल नंबर 40 है हमारा, प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट क्या है? तो हमारा सवाल का जो ऑप्शन है बच्चों उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 ऑक्सीजन, नंबर 3 ऊर्जा, नंबर 4 शर्करा। तो बच्चों हमारा सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण का उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑक्सीजन। क्या जाएगा बच्चों? ऑक्सीजन। क्योंकि जब बच्चों पौधे सूर्य से प्रकाश लेते हैं, सूर्य प्रकाश ऑक्सीजन के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण को फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो बच्चों खाना बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और जल का निर्माण करते हैं। 6 ऑक्सीजन और जल। तो बच्चों जो बाई प्रोडक्ट है हमारा प्रकाश संश्लेषण का वो क्या है बच्चों? ऑक्सीजन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा बाई प्रोडक्ट किसका? फोटोसिंथेसिस का। ठीक है। शर्करा प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद है जिसका उपयोग पौधे बच्चे अपने भोजन के रूप में करते हैं। क्लियर है? और ये जो प्रक्रिया है इसके माध्यम से सौर ऊर्जा को हम लोग रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देते हैं। किसमें बच्चों? रासायनिक ऊर्जा में। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर हमारा 41। सवाल नंबर 41 है हमारा, पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया? क्लियर है? आपके ऑप्शन है बच्चों 1965, 1942, 1973 और 1952। तो बच्चों हमारे ऑप्शंस देखने के बाद सही उत्तर होगा हमारा 1973। पाकिस्तान का संविधान बच्चों 1973 में लागू किया गया। और भारतीय संविधान कब लागू हो गया बच्चों? 1949 में। भारतीय संविधान। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और सवाल नंबर 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मालदीव की आधिकारिक भाषा है? आपके ऑप्शन है बच्चों दारी, नंबर 2 जोंखा, जोखा, नंबर 3 मलयालम, नंबर 4 दिवेही। तो बच्चों मालदीव की आधिकारिक भाषा कौन सी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा बच्चों दिवेही। क्या हो जाएगा बच्चों? आपका नंबर दिवेही मालदीव की आधिकारिक भाषा है। ठीक है। और वही दारी ये अफगानिस्तान में बोली जाती है। जो कहाँ पे? अफगानिस्तान में बोली जाती है। जोंखा बच्चों भूटान की आधिकारिक भाषा है। किसके बच्चों? भूटान की। मलयालम के जो केरल है, केरल की आधिकारिक भाषा है बच्चों मलयालम। और दिवेही हो जाएगी फिर हमारी मालदीव की। मालदीव की आधिकारिक भाषा कब रहेगी बच्चों? दिवेही। उम्मीद है पूरा समझ आ रही होगी। ध्यान से पढ़िए सवाल को। आपके एग्जाम में सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीधे सवाल ये पूछे जा सकते हैं आपके सवाल में। चलिए सवाल नंबर 23 देखते हैं हम लोग। लोकसभा में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित है? तो लोकसभा में गुजरात को कितनी सीटें आवंटित है ये हमारा सवाल है। आपके ऑप्शन है 26, 25, 20 और 21। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कितना? 26 सीटें बच्चों गुजरात को लोकसभा में आवंटित की गई है। क्लियर है? कहीं आपकी जो 25 सीटें हैं बच्चों ये आंध्र प्रदेश की हैं, 21 सीट जो बच्चों जो उड़ीसा को दी गई हैं और 20 सीटें बच्चों केरल को दी गई हैं। क्लियर हो गया? तो 26 सीटें हैं जो गुजरात को लोकसभा की सीट में आवंटित किया गया है। ओके चलिए हम लोग सवाल नंबर 44 देखते हैं। इनगेट का कार्यालय कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो गेट मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, ट्रेड एंड टैरिफ से जो बच्चों जनरल एग्रीमेंट है उसको हम लोग गेट बोलते हैं। तो उसका कार्यालय कब और कहाँ स्थापित किया गया पूछ रहा है आपसे। आपके ऑप्शन से बच्चों पेरिस, नंबर 2 न्यूयॉर्क, नंबर 3 रियो डी जेनेरियो, नंबर 4 जेनेवा
1948। तो हमारा सही तो रहेगा ऑप्शन नंबर 44 का सो जाएगा बच्चों डी, क्या हो जाएगा जदेबा 1948। जदेबा 1948 में गैट का कार्यालय स्थापित किया गया था। बाद में बच्चों गैट को ही WTO के रूप में चेंज कर दिया गया। जो WTO बना वो गैट का ही परिवर्तित रूप है WTO, जिसे हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम से जानते हैं, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 45 देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 45 है हमारा, मीनाक्षी मंदिर किस नदी पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है बच्चों कावेरी, नंबर 2 पेरियार, नंबर 3 बैगई, नंबर 4 तुंगभद्रा। तो बच्चों हमारा ऑप्शन हो जाएगा 45 का कि ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी बैगई नदी पर बच्चों मीनाक्षी मंदिर स्थित है। कहाँ पे? बैगई नदी पर। क्लियर है? कावेरी नदी बच्चों तमिलनाडु में बहती है। पेरियार केरल की मुख्य नदी है। ठीक है, और बैगई नदी पर बच्चों प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरै शहर, तमिलनाडु की मदुरै में बैगई नदी के तट पर स्थित है बच्चों मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 46 देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है बच्चों मुंबई, पुणे, नई दिल्ली और हैदराबाद। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुणे। पुणे में बच्चों स्थित है हमारी नेशनल रासायनिक लेबोरेटरी। क्लियर है? एनसीएल की स्थापना बच्चों पुणे में की गई है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। ओके, चलिए ये वाला सवाल हमारा हो गया। सवाल नंबर 47 देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 47 कौन सा है? सवाल नंबर 47 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू त्योहार, निम्नलिखित में से बच्चों कौन सा हिंदू त्योहार हिंदू फेस्ट कैलेंडर के अंतिम मास में मनाया जाता है? तो सवाल को समझिए ध्यान से। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अंतिम मास में मनाया जाने वाला हिंदू त्योहार कौन सा है? आपके ऑप्शन है बच्चों होली, नंबर बी मकर संक्रांति, नंबर सी रक्षाबंधन, नंबर डी दिवाली। बच्चों सही उत्तर हो जाएगा हमारा होली। क्या होता है बच्चों? होली। क्यों बच्चों? क्योंकि हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली का त्योहार फाल्गुन माह में मनाया जाता है, जो हिंदू वर्ष का अंतिम महीना होता है। क्लियर है बच्चों? मकर संक्रांति बच्चों पौष माह में मनाई जाती है, रक्षाबंधन श्रावण माह में होता है बच्चों, और दीपावली कार्तिक मास में होती है। तो अंतिम माह में मनाया जाने वाला त्योहार बच्चों कौन सा? होली, हिंदू कैलेंडर के अनुसार। क्लियर है? 47 नंबर आपका सवाल हो गया। चलिए 48 देखते हैं हमारा। सवाल नंबर 48, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी? और आपके ऑप्शन है बच्चों जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रहेगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा बच्चों को पुस्तक लिखी गई। उसका नाम क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। और आपके ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा हमारा। और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बच्चों एक पुस्तक लिखी गई है, उसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण पुस्तक है। धर्म प्रसार के द्वारा बच्चों इंडिया डिवाइडेड पुस्तक को लिखा गया। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लेकर मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। चलिए सवाल नंबर 49 देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 49 हमारा, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा साझा करता है? तो म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाला सबसे अधिक राज्य कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है बच्चों हिमाचल प्रदेश, नंबर 2 मिजोरम, नंबर 3 नागालैंड, नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश। मतलब 2 बार हो गया बच्चों, इसको हम लोग त्रिपुरा कर देते हैं। तुम्हारा सही उत्तर हो जाएगा बच्चों अरुणाचल प्रदेश। बच्चों 4 राज्य हमारे जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगती, कौन कौन सी? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। सबसे अधिक लंबी सीमा बच्चों म्यांमार के साथ किसकी लगती है? अरुणाचल प्रदेश की। क्लियर हो गया?
चलिए सवाल नंबर 50 देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 50 है हमारा, इक्वाडोर की राजधानी क्या है। तो बच्चों इक्वाडोर की राजधानी क्या है ये पूछा गया है, हमारा सवाल है। और सवाल नंबर के ऑप्शन है लीमा, नंबर 2 बोगोटा, नंबर 3 क्योटो, नंबर 4 सैंटियागो। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 50 का ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वाडोर की राजधानी क्या है, क्योटो। क्योटो इक्वाडोर की राजधानी, ठीक है बच्चों। लीमा बच्चों पेरू की कैपिटल है, और सैंटियागो चिली की कैपिटल है बच्चों, इसकी चिली की। बोगोटा कोलंबिया की। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा इक्वाडोर की राजधानी क्या है बच्चों, क्योटो। चलिए आप लोग अपना हिंदी के गद्यांश को पढ़ते हैं, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 50 हमारा सवाल नंबर क्या है, सर्दियों के दिन थे। ध्यान से बच्चों, ध्यान से पढ़ने पर सवाल हल करेंगे हम। सर्दियों के दिन थे, एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन मिला, पर रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था, तभी अचानक उसकी रेल की पटरी पर गई। वह उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा अगर गाड़ी इस पटरी से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह इससे आगे कुछ भी नहीं सोच पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। फिर क्या था, बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज उठाने लगा। ड्राइवर की नजर कल कर पड़ गई, उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन वह गाड़ी बिल्कुल बालक के सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं, गाड़ी क्यों रोकी। बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा ना करता तो सभी लोगों की जान चली जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारे क्या बना है, बालक की कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की। ऑप्शन नंबर ए सूझबूझ को, नंबर 2 बेवकूफी को, नंबर 3 शरारत को, नंबर 4 असावधानी को। तो बच्चों हमारा सही उत्तर हो जाएगा सूझबूझ को। उसने सूझबूझ के माध्यम से हजारों लोगों की जान को बचा लिया। और ड्राइवर ने उसकी साइड जाते ही गाड़ी को रोक दिया, अंततः बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ठीक है, तो ये बच्चों उस बच्चे की सूझबूझ को दर्शाता है साइड हिलाना। चलिए सवाल नंबर 52 क्या है, रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया। ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों, गाड़ी लेट हो रही थी। बच्चे की जिंदगी का सवाल था, उसे अपनी नौकरी की चिंता थी, ड्राइवर को अपनी जान खतरे में लगी थी। तो बच्चों सही उत्तर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी, बच्चे की जिंदगी का सवाल था। क्योंकि गाड़ी एकदम बच्चे का इंजन के पास आके रुकी, अगर वो गाड़ी नहीं रुकती तो बच्चे की भी हानि हो सकती थी। इस चक्कर में ड्राइवर उस बच्चे पर क्रोधित हो गया। ठीक है, सवाल नंबर हो गया हमारा 52 का ऑप्शन नंबर डी, बच्चे की जिंदगी का सवाल था। सवाल नंबर 53, टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे का प्रतीक आया होगा। क्रोध का भाव, दुख का भाव, शाबाशी देने का भाव, नंबर 3 निंदा का भाव। सवाल नंबर 53 हमारा हो गया। तो हमारा सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब उसको वास्तविकता का पता चला कि बच्चे ने साइड क्यों हिलाई है तो पहले तो क्रोध आया, किंतु उसे जब पता चला कि टूटी पटरी थी जिससे सैकड़ों लोग की जान बच गई तो फिर उसके मन में शाबाशी देने का भाव आया। क्लियर है, पहले क्रोध का भाव था, फिर जब सच्चाई जान ली तो उसके मन में आया बच्चों शाबाशी देने का भाव कि तुमने बहुत ही साहसी काम किया है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 53 का 54 का ऑप्शन नंबर देखते हैं हम लोग, लोगों को जान बचाने के लिए बच्चे की किस गुण को प्रकट करता है। तो आपके ऑप्शन से बच्चों त्याग को, धैर्य को, उत्साह को और परहित को। तो 54 हमारा सही उत्तर हो जाएगा बच्चों सवाल नंबर 54 को, परहित को। क्या दिखाता है बच्चों, परहित को, क्योंकि उसने अपने दूसरे सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में लगा दिया। तो ये बच्चों का है अपनी जान से अधिक दूसरों के हित यानी परहित को ऊपर रखना। ये गुण बच्चों किस पर को दिखाता है, परहित को, यानी दूसरों के हितों को अपने हितों से ऊपर रखना। परहित का यानी दूसरों की भलाई को बढ़ावा दे देना, परहित के गुण को बच्चों ये दिखाता है, क्योंकि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को जान बचाने का प्रयास किया, जो परहित के भाव को दर्शाता है। तो ये सवाल नंबर 55 देखते हैं, इसका ध्यान पर लास्ट सवाल है हमारा ये वाला कि बच्चे ने घड़ी क्यों देखी। ऑप्शन नंबर 1 है गाड़ी अच्छी लगती थी, हिल के आने का समय हो गया था, घड़ी अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था, रोजाना स्कूल घड़ी देखकर जाता था। और बच्चों सही तो जाएगा हमारा गाड़ी के आने का समय हो गया था। क्या हो गया था बच्चों, गाड़ी के आने का समय हो गया था। ऑप्शन नंबर बी, भाई गाड़ी को देखकर पता लगाना चाहता है कि पटरी
को ठीक करने में उसके पास कितना टाइम है, गाड़ी कब आ रही है, ये देखकर उसने अपनी घड़ी को देखा और सही टाइम पता करने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए सवाल नंबर आगे के देखते हैं हम लोग। गद्यांश का ये भी सवाल है हमारे कि भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद अनेकों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जब हम स्वतंत्र हुए तो काफी तो उस समय हमारी स्थिति काफी अच्छी नहीं थी, सरकारी प्रयासों से काफी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए, वह क्षेत्र है खेलों का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेलकूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए, तभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में भी अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों के गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक और सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां हैं, दूसरी ओर विभिन्न खेल रंगों की मुक्केबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं प्रशिक्षण का सर्वदा अभाव या कुछ प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खाली हाथ लौटने पर एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेलकूद का राष्ट्रीय सम्मान का पद है नहीं मानते। अभाव प्रतिभाओं को प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का, मुंह तोड़ जवाब देने का, जीवट का। चलिए अब इस पर आधारित हम लोग सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 56 क्या है हमारा कि खेलों में विभिन्न राष्ट्रीय हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहां ऑप्शन नंबर ए आपसी गुटबाजी, ऑप्शन नंबर बी खिलाड़ियों की उपेक्षा, ऑप्शन नंबर सी दोषपूर्ण नीतियां, ऑप्शन नंबर डी खेलों का राष्ट्र सम्मान। तो सही उत्तर रहेगा बच्चों हमारा खेलों का राष्ट्र सम्मान। क्या रहेगा? खेलों का राष्ट्र सम्मान, क्योंकि खेलों को उन्होंने राष्ट्र सम्मान के रूप में देखा है, यही कारण है छोटे छोटे राष्ट्रीय हमसे खेलों में आगे निकल गए, जबकि ये तीनों खेल को पीछे करते हैं, जो कि भारत में भाई भरते हैं उनको, इसी कारण हम लोग खेल के मामले में पीछे, ऐसा इसका ध्यान से कहा गया है। तो 56 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। 57 नंबर गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है आपसी गुटबंदी, खेलों का गिरता स्तर, ओलंपिक पदक और राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या रहेगा बच्चों? खेलों का गिरता स्तर, क्योंकि इसमें पूरे पैराग्राफ में भारत में खेलों का जो स्तर है उसके संबंध में बात की गई है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल लोग पर 58 देखते हैं। तो वाला 58 है बच्चों, खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है आपके ऑप्शन से दोषपूर्ण नीतियां, संघों की गुटबाजी, असुविधाओं का अभाव और खेलों के राष्ट्रीय सम्मान। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये नहीं है खेलों के गिरते होने का, अगर ऐसा होता तो खेलों में बच्चों पदक आते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि हमने राष्ट्रीय सम्मान के रूप में देखा है। तो प्रतियोगिता बढ़ती और पदक जीतते हैं लोग, परंतु ये कारण है खेलों के गिरते स्तर का, दोषपूर्ण नीतियां, संघों की गुटबाजी, असुविधाओं का अभाव। क्लियर है? सवाल नंबर 58 का डी। सवाल नंबर 59 का खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब ऑप्शन है बच्चों, खिलाड़ियों को सुविधा देने से, अभ्यास करने से, आपसी गुटबंदी से, खिलाड़ियों को सम्मान देने से। तो सही तो हो जाएगा हमारा नकारात्मक पूछा है बच्चों, तो आपसी गुटबंदी से बच्चों खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वही खिलाड़ियों को सम्मान, अभ्यास करने और खिलाड़ियों को सुविधा देने, ये तीनों ऑप्शन जो बच्चों है ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं और खेलों को बढ़ावा मिलता है। क्लियर है? ये सवाल नंबर 60 और आज का अंतिम सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 60 है हमारा, गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धि में से नहीं है शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और कृषि। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा खेल। क्या रहेगा बच्चों? खेल। खेल राष्ट्र की उपलब्धि में से नहीं है, क्योंकि हम लोग खेल में बहुत पीछे है। उसका मुख्य कारण क्या है बच्चों? खिलाड़ियों को सुविधा नहीं दी जा रही, गुटबंदी देखते हैं मिलती, सरकारी नीतियां विफल होती जा रही, ये सभी कारण है बच्चों। राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं शामिल हो पाया खेल। क्लियर है? तो सवाल नंबर 60 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज के लिए आप लोग इतना ही रखते हैं और अगले पार्ट में हम लोग आपका पूरा टेस्ट कंप्लीट करा देंगे। धन्यवाद। आपसे निवेदन है अब हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे जैसे हम लोग आपके लेटेस्ट अपडेट करते हैं आपको उसकी सूचना मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं, आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद साथियों।